नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। ये आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए है। आपको मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, वीडियो मैसेज करके आप अपने सवाल सीधे तौर से हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 9417242224। इसके साथ ही हमारा लैंडलाइन नंबर 017226900037 पे कॉल करके आप अपने सवाल सीधे तौर से हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। दर्शकों, हमारे आज के एपिसोड का विषय है ब्रेन कैंसर में रेडियोथेरेपी की भूमिका। जब भी हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में एक अजीब सा डर आ जाता है। बहुत से सवाल पैदा हो जाते हैं, स्पेशली जब कैंसर ब्रेन से रिलेटेड हो। लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं कि चिकित्सक साइंस ने, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और आजकल बहुत से आधुनिक उपचार अवेलेबल है। रेडियोथेरेपी भी एक ऐसा ही विकल्प है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि रेडियोथेरेपी क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका प्रोसीजर कैसे होता है और इसके प्रोसीजर के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रेणु मदान जी, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए दूरदर्शन चंडीगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे दर्शकों के जो भी सवाल हैं उनका मैं जवाब दे पाऊँगी उनकी संतुष्टि के हिसाब से। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले एक सीधा सवाल है और हमारे दर्शकों के लिए अगर इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में आप बताना चाहें कि ब्रेन कैंसर क्या है और रेडियोथेरेपी में इसकी क्या भूमिका है। ब्रेन कैंसर दो तरह के होते हैं। ब्रेन कैंसर जो ब्रेन में ही डेवलप हुआ है और वो प्रोग्रेस किया है, या दूसरा टाइप होता है कि वो शरीर के किसी और अंग में पहले कैंसर बना है और वो ब्रेन तक फैल गया है। तो उसको हम, जो ब्रेन में ही जो ट्यूमर पैदा हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि कैंसर ही हो। नॉन कैंसरस ट्यूमर भी होते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन होते हैं। अराउंड 2/3 जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। 30% ब्रेन ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं। उसका मतलब ये है कि एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं और उनको एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। सो रेडियोथेरेपी ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार ये सर्जरी के बाद कैंसर के रेकरेंस को या कैंसर के वापस आने की संभावना कम हो जाए, उसके लिए किया जाता है। या कई बार अगर ट्यूमर ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे सर्जरी नहीं हो सकता है, तो उस केस में हम प्राइमरी रेडियोथेरेपी, जिसको डेफिनेटिव रेडियोथेरेपी बोलते हैं, उससे हम ट्यूमर का इलाज करते हैं। कुछ सिचुएशंस में जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में हम सुनते हैं पेशेंट से या उनके घर वालों से कि काफ़ी स्टेज पे पता लगता है कि ट्यूमर है या कैंसर है। इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ब्रेन ट्यूमर में हम स्टेज नहीं बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर में हम ग्रेड बोलते हैं। लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं हाई ग्रेड ही होते हैं, कुछ ट्यूमर्स लो ग्रेड होते हैं, कुछ ट्यूमर्स लो ग्रेड हो जाने के बाद हाई ग्रेड होते हैं। अब सिम्टम हैं या नहीं हैं, या क्या सिम्टम्स हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो जो ट्यूमर है वो किस लोकेशन पे है। अगर कोई ट्यूमर ऐसा है जो बिल्कुल पेरिफेरी पे है, बिल्कुल बाहर है, तो वो हो सकता है तब तक कोई सिम्टम ना कॉज करे जब तक कि वो बहुत बड़ा नहीं हो जाए। कोई ट्यूमर अगर ऐसा है जो बिल्कुल किसी नर्व के पास में है या ब्रेन स्टेम या किसी ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ब्रेन के इतने इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के पास है जो उसको कंप्रेस कर रहा है, तो वैसे वाले ट्यूमर्स में सिम्टम्स जल्दी आने लगते हैं। तो यही एक वजह है कि ट्यूमर की लोकेशन क्या है और कितना बड़ा ट्यूमर है, उसके हिसाब से ही सिम्टम आने हैं या नहीं आने हैं, और अगर आने हैं तो वो क्या सिम्टम्स आने हैं। तो बहुत सी बारी पेशेंट्स को नहीं पता चलता है जब तक बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं या जब तक ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। और स्वेयर सिम्टम्स में कौन से सिम्टम्स होते हैं मैम? अगेन वो भी डिपेंड करेगा कि लोकेशन क्या है। ठीक है। तो सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, सीजर आ सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, विजन में प्रॉब्लम आ सकता है, सुनने में प्रॉब्लम आ सकता है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकता है, यूरिन में प्रॉब्लम आ सकता है।
सो बहुत सारा रेंज ऑफ बैटरी ऑफ सिम्टम्स होता है जो डिपेंड करेगा कि किस जगह पे ट्यूमर है, कितना बड़ा ट्यूमर है, उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सो दर्शकों, ये जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही जानकारी और सही समय पर विकल्प बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं आपको फिर नोट करवा दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9417242224, इस पे कॉल करके, वीडियो मैसेज करके आप अपना सवाल सीधे तौर से हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मैम, ये जो रेडियोथेरेपी एक विकल्प है, क्या ये हर तरीके के ट्यूमर और कैंसर के लिए, या ये डिपेंड करता है किस ग्रेड में है ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ब्रेन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट का इंटेग्रल कंपोनेंट होता है, मतलब कि मैक्सिमम ब्रेन ट्यूमर्स में हमको रेडिएशन देने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कि अगर ट्यूमर बिनाइन है, मतलब कैंसरस नहीं है, जहाँ पे सिर्फ सर्जरी से उसका इलाज किया जा सकता है, या फिर वो लो ग्रेड ट्यूमर है जिसको सर्जरी से पूरी तरह से निकाल दिया गया है। अदरवाइज हाई ग्रेड ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम केसेस में रेडियोथेरेपी हमको लगानी ही पड़ती है। सिर्फ रेडियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साथ कभी कभी हमको कीमोथेरेपी भी देना पड़ता है। मैम, ये भी लोगों का ये सवाल, दर्शकों का ये बड़ी कॉमन सवाल है कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में कोई फ़र्क है क्या? ये अलग अलग प्रोसीजर्स हैं या एक साथ भी होते हैं? रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों ही कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए थेरापेटिक मोडालिटीज़ हैं, सर्जरी के अलावा। सो रेडियोथेरेपी जो है वो लोकल रेडियोथेरेपी, मतलब कि जो एरिया इन्वॉल्व है वो सिर्फ वहीं पे काम करेगी, उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट होंगे वो उसी एरिया में ही साइड इफ़ेक्ट होंगे। कीमोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो कीमोथेरेपी या तो ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में होती है या इंजेक्शंस की फॉर्म में होती है, तो वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो एक तो वो बाकी बॉडी में भी काम करती है, जहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर है उसके अलावा बाकी बॉडी में भी काम करेगी, और उसी तरह से क्योंकि ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में मेडिसिन जा रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सिर्फ लोकल ना होके पूरी बाकी बॉडी पे भी हो सकते हैं। सो बेसिकली कीमोथेरेपी मेडिसिन है जो आपको ओरली खानी होती है या इंजेक्शन से देनी होती है, रेडियोथेरेपी हम मशीन से देते हैं। सो कौन कौन सी मैम ऐसी सिचुएशंस या डिजीज़ या ग्रेड्स हैं जिसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है? जनरली अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो ज़्यादातर हाई ग्रेड के जो ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं उनमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों दिया जाता है। ये ग्लियोब्लास्टोमा भी इनमें से एक है? ब्लास्टोमा इज आल्सो वन ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा। यस, ग्लायोब्लास्टोमा is one of the most aggressive brain tumor. So both combinations are needed after surgery, radiotherapy and chemotherapy. Okay. मैम, आपने शुरुआत में बात करी बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, कुछ कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ते हैं, तो उनका एग्रेसिव ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। क्या आप हमारे दर्शकों को ये आसान भाषा में समझा सकते हैं कि बेनाइन ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर्स में क्या फ़र्क है और इनको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? फ़र्क की अगर हम बात करते हैं तो बिनाइन, सिंपल लैंग्वेज में भी बिनाइन, हम्बल, मतलब कि वो ग्रो नहीं करेगा, जल्दी ग्रो नहीं करेगा। हार्मलेस तो हमेशा उसको नहीं बोल सकते। कभी कभी बिनाइन ट्यूमर की भी लोकेशन इस प्रकार की है कि अगर वो किसी क्रिटिकल ऑर्गन के पास में है या क्रिटिकल ऑर्गन के ऊपर है तो वो सिम्टम कर सकता है, सिम्टम कॉज कर सकता है, तो उसको निकालना या उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो दोनों में बिनाइन या नॉन कैंसरस वर्सेस मैलिग्नेंट या कैंसरस ट्यूमर में फ़र्क क्या होता है कि बिनाइन ट्यूमर में जो ट्यूमर की ग्रोथ होती है वो बहुत बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड होती है, वो बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ नहीं होता कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर जिनमें कि बहुत रैपिड ग्रोथ होता है। तो क्योंकि रैपिड ग्रोथ होता है, जहाँ पे ट्यूमर है उसके अलावा आसपास भी ग्रोथ होने का या कैंसर की सेल्स फैलने का रिस्क रहता है, इसलिए उसको एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। तो सिम्टोमेटिक तो बिनाइन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में क्योर की पॉसिबिलिटी, क्योर की संभावना ऑलमोस्ट 100% होती है बिनाइन ट्यूमर्स में, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में रिकरेंस के चांसेस या बीमारी के वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बिनाइन ट्यूमर्स। मैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी या पूछना भी चाहूँगी कि जो आप काम करते हैं एक नोबल कॉज है, इसका एज सच कोई रिवार्ड तो नहीं है, लेकिन कई बार आप ऐसे लोगों को मिलते होंगे जिनकी सेवा करने से या आपकी एक्सपर्ट एडवाइस से, आपके ट्रीटमेंट से उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो इसी ही मोटिव पे एक एवी है आपके लिए, प्लीज़ आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। मुझे पता चला 1 साल पहले कि ब्रेन में कुछ
मेरे दाहिने हाथ और दाहिने पैर में स्ट्रेंथ कम आ रहे थे। तो वहाँ डॉक्टर से दिखाया, टेस्ट सारे हुए। टेस्ट दिखाने के बाद पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। हम लोग पीजीआई की तरफ मूव किए, और पीजीआई के जितने भी स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं बहुत ही कोऑपरेटिव है। हमारी जो सर्जरी हुई है पीजीआई में वो 26 अप्रैल को हुई है, और उसके बाद जिन्होंने किया वो डॉक्टर चंद्रशेखर हैं। बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही माइल्ड हैं। सर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि रेडियोपैथी में आपको जाना है। रेडियोपैथी में हम लोग गए, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेणु मदान, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ट्रीटमेंट फ़िलहाल हम लोग ले रहे हैं। जब रेडिएशन मेरा स्टार्ट हुआ तब से हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। वहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, एसआर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि अब आपको पहले वाली बात नहीं है कि पहले आप बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं, फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं। तो अब का जो मशीन यहाँ लगा हुआ है, जो इक्विपमेंट अभी लगी हुई है, वो बहुत ही हाई लेवल की है। बहुत अच्छे ढंग से बताया, अब आप फैमिली के साथ, रेडिएशन हो रहा है तो भी आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। भावनाएं उनकी आप बताइए, आपका क्या रिएक्शन है? और उन्होंने गलती से आपको एसोसिएट प्रोफेसर बताया। डॉक्टर हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट, वो हैं एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। जी मैम। तो पहले तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है असिस्टेंट प्रोफेसर है या एडिशनल प्रोफेसर या प्रोफेसर, क्योंकि सबको सेम ही काम करना है। जी बिल्कुल। ये तो सिर्फ पेपर पे लिखने के लिए होता है कि किसकी क्या डेजिग्नेशन है। जी। दूसरा चीज़ है, अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि किसी की हेल्प कर सके, किसी के काम आ सके, मरीज़ ठीक हो सके। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता जिसको इस बात से खुशी ना हो जब मरीज़ उसके पास से ठीक होके जाता है। वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा लगता है। मोर पावर टू यू मैम। मैं हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं फ़ोन कॉल के थ्रू। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है आपका? जी, मैं विजय सिंह चौहान बोल रहा हूँ, सिरसा हरियाणा से। विजय सिंह जी, सिरसा से। तो आप हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स डेली देखते हैं रेगुलरली? जी मैं अक्सर आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, और उन सारी जानकारियों को मैं अपने पेरेंट्स के लिए उपयोग में लाता हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स ओल्ड एज में हैं, तो वो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल रहती है आपके द्वारा दी गई जानकारियाँ। बहुत धन्यवाद। हमारे शो का मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे। आपको पता है हमारे आज जो एक्सपर्ट हैं, गेस्ट हैं, वो एडिशनल प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेणु मदान, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी ऑन्कोलॉजी से। आप कोई इस विषय से जुड़ा सवाल उनसे पूछना चाहते हैं? जी, आपकी बार क्वेश्चन मेरी मम्मा से रिगार्डिंग था। मेरी मम्मा जिस तरह डायबिटीज की पेशेंट है जी, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी, तो मेरी मम्मा डायबिटिक पेशेंट है, तो अक्सर मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से, कि उनकी चीज़ें भूल जाती हैं। वो अक्सर प्रॉब्लम आ रही है कि सुबह की चीज़ शाम को भूल जाती हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? अगर इन चीज़ों को मैं सोल्व कैसे कर सकता हूँ, उनकी मतलब कैसे ध्यान रख सकता हूँ अपनी मम्मा का इन चीज़ों में? विजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या उनको ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू है या ये आपका जनरल सवाल है? नहीं, ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, डायबिटिक प्रॉब्लम है। तो डायबिटिक प्रॉब्लम, जी डॉक्टर से बात की थी, वो डॉक्टर ने बात बोली थी कि अक्सर ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो मैं भी कुछ मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि डायबिटिक पेशेंट को क्या वाकई ही ब्रेन की प्रॉब्लम, इस तरह की कंडीशन आती है जिसमें चीजें भूलने लग जाता है? मैम, एक तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं डायबिटीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी। और दूसरी चीज़, आपकी मदर की एज कितनी है? मैम 53 है। 53 है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एक बारी आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हो, या फिर बॉडी में और इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम अगर हो, जी तो उस वजह से ये वाली प्रॉब्लम, मेमोरी की प्रॉब्लम आ सकती है। ये वाली मेमोरी की प्रॉब्लम अगर है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई कैंसर ही है, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको बेहतर इसके लिए जानकारी दे पाएंगे। कि विजय जी, जो आपका सवाल है वो आज के विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप हमारा शो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। आपका जो सवाल है ज़रूर रजिस्टर हो चुका है, और हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में आपके इस सवाल को हम ज़रूर केटर करेंगे, जो भी एसोसिएटेड एक्सपर्ट होंगे उनके साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो मैम, ये जो प्रोसीजर है रेडियोथेरेपी का, इस प्रोसीजर के बारे में बताइए। ये प्रोसीजर कैसे होता है? क्या ये
लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देता है पूरी तरह? रेडियोथेरेपी कई बारी सर्जरी के बाद में की जाती है कि रेडियोथेरेपी के जो सेल्स निकल चुके हैं सर्जरी से, कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें नेकेड आइज से या एमआरआई में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो होते हैं वहाँ पे, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। और दूसरा, अगर ट्यूमर का सर्जरी नहीं हो सकता है, किसी क्रिटिकल ऑर्गन में है, तो हम उसका डायरेक्ट रेडियोथेरेपी करते हैं, ट्यूमर को रेडियोथेरेपी करते हैं। क्योंकि हमको मैक्सिमम डोज ट्यूमर को देना है, या जो ट्यूमर बेड है जहाँ पे ट्यूमर हुआ करता था पहले सर्जरी से पहले, उस एरिया को हमको रेडिएशन देना है, और बाकी के जो भी ब्रेन है या बाकी का जो भी नॉर्मल टिश्यू है उसको हमें मैक्सिमम बचाने की कोशिश करनी है। तो इम्पॉर्टेंट, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इमोबिलाइजेशन, मतलब कि जो आपका हेड है वो एक ही पोजीशन में रहना चाहिए जितने भी दिन आपका रेडिएशन चलना है। तो उसके लिए एक मास्क बनाया जाता है। वो मास्क इसलिए बनाया जाता है कि उसके ऊपर लेज़र से सेट किया जाता है, ट्यूमर आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो हमारा रेडिएशन है सारा का सारा उसी एरिया में लगे जहाँ पे ट्यूमर अगर है अभी तो उसको लगे, अगर वो निकल गया है तो ट्यूमर बेड जो जहाँ पे पहले ट्यूमर था वहाँ पे ट्यूमर लगे, और आसपास के एरिया को हम बचा सके। तो मोटा मोटा अगर हम बोलें तो जो फर्स्ट डे पे हम मास्क बनाते हैं, फिर एक सीटी स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमको रेडिएशन देना है, फिर हम देखते हैं कि कितना डोज देना है। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर में रेडिएशन 5 to 6 वीक्स दिया जाता है। हर हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे संडे को नहीं दिया जाता है ताकि नॉर्मल टिश्यूज़ की रिकवरी हो सके, साइड इफ़ेक्ट का रिस्क कम हो। तो ये जो सारा प्लानिंग होता है ये पहले दिन ही प्लानिंग होता है, और उसी के हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट चलता है। बीच में कभी कभी हमको मॉडिफाई करना पड़ता है पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, या अगर बीमारी में कुछ अगर चेंज आया है तो उसके हिसाब से। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने फर्स्ट डे पे जो ट्रीटमेंट प्लान किया है वही ट्रीटमेंट हमारा थ्रू आउट द कोर्स, मतलब कि सारे जितना भी दिन का हमको रेडियोथेरेपी करना है वो रेडियोथेरेपी के दौरान चलेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर हमको कीमोथेरेपी देना है, जैसे मैंने बताया था कि हाई ग्रेड ग्लायोमाज अगर होते हैं तो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को हमको कीमोथेरेपी देना होता है। और ग्लायोमाज में जो कीमोथेरेपी मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में होती है। तो वो डे 1 रेडियोथेरेपी से शुरू करते हैं और रेडियोथेरेपी के लास्ट डे तक चलता है। तो बीच बीच में हम मॉनिटर करते रहते हैं, हर हफ्ते पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, या पेशेंट्स को ओवरऑल भी देखते रहते हैं कि रेडियोथेरेपी के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, या आते हैं तो फिर अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस हम डे केयर पे मेडिसिन देके या इंजेक्शन देके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी या जो कीमोथेरेपी चल रहा है बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मैम, हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पे वीडियो मैसेज। प्रतिदिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुझाव बताइए, ये सवाल है विशाल जी का। विशाल जी, सबसे पहले मैं आपको ये याद करा दूं कि जो हमारा आज का विषय है वो है ब्रेन कैंसर। आज की जो वार्तालाप है, आज के जो सजेशन ट्रीटमेंट्स हैं वो लिमिटेड है ब्रेन कैंसर और रेडियोथेरेपी पे। फिर भी आपका जो सवाल है रजिस्टर हो चुका है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपका सवाल रजिस्टर हो चुका है। आने वाले समय में ये सवाल जो एसोसिएटेड एक्सपर्ट हैं इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। मैम, इसी सवाल से इसको हम थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं हमारे विषय के लिए कि जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स हैं या जो जिनकी रेगुलर रेडियोथेरेपी हो रही है तो वो अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी डाइट लें। बहुत सारे लोगों में यूट्यूब से या इधर उधर की वीडियोस देख के या क्वैक से उनको जानकारी मिलती है कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है या शुगर अवॉइड करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी वो सब चीज़ें जो आप और मैं खा सकते हैं वो पेशेंट्स खा सकते हैं जिनको कैंसर है या जिनको रेडियोथेरेपी चल रहा है। फ्राइड शुगर लिमिटेड अमाउंट्स में लेना चाहिए, मॉडरेशन में लेना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जी। हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डेली वॉक, जितना भी डिजीज़ भी उनकी कैपेसिटी है जितना वो कर सकते हैं, डाइट एक्सरसाइज वो सब करना है। स्मोकिंग अल्कोहल नहीं लेना है। बस यही 2-3 चीज़ों का ध्यान रख के आप जो हमारे पेशेंट्स हैं वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है मैम। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो बाइट के थ्रू, आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पर।
सर मैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में या बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट में होने वाले ट्यूमर के बारे में इतना जानना चाहता हूँ। सर आप बताते हैं कि कैंसर का मतलब है अनियंत्रित गति से कोशिकाओं का बढ़ना। आखिरकार कोई भी सेल अनियंत्रित गति से क्यों बढ़ने लग जाती है, इसका रीज़न क्या है, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो या दूसरे बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँ कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, क्योंकि मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ 10 साल के बच्चे भी रेडिएशन में जा रहे हैं। तो क्या ये बीमारी को से बचने का कोई उपाय बताएं? मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ट्यूमर जो है उसका पता हमें कैसे पहले से पता चले, यहाँ की ये क्या नुकसान कर रहा है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं? कैंसर के बारे में पूछना चाहते हैं। कैंसर कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर है कि नहीं? कैंसर के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि जो दिमाग का कैंसर हो रहा है उसके क्या चिन्ह है, जो चिन्ह हो फिर हमें भी उसके पता चले कि हमारे शरीर में क्या है कि नहीं। मैम मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो फेजेस में सबसे पहला मेरे ख्याल उन्होंने पूछा है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है, इसकी वजह क्या है, और बाकियों ने एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आजकल सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो सिम्टम्स को लेके हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या टेस्ट है जिससे ये पहले पता लगाया जाए कि आपकी बॉडी जो है वो कैंसर की तरफ जा रही है। तो सिर्फ ब्रेन ट्यूमर तक हम अपनी बात अगर रखें, एक दर्शक का सवाल था कि अनियंत्रित ग्रोथ क्यों हो जाती है। तो बेसिकली कैंसर होता क्यों है? डीएनए डैमेज की वजह से होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक सेल है वो 2 में डिवाइड होगी, फिर 4 में डिवाइड होगी। तो डैमेज होता है तो वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। सो वही जो हम पहले बात कर रहे थे, बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में इस तरह का डीएनए डैमेज होता है कि वो ग्रोथ पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। जो भी फैक्टर्स ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं नॉर्मल सेल में, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम नहीं करते हैं, इसलिए वो ग्रोथ अनियंत्रित हो जाती है। सो यही एक वजह है कि कैंसर सेल्स जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उनमें हमको सर्जरी के बाद भी एडिशनल ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है या कीमोथेरेपी है, ताकि उस ग्रोथ अनियंत्रित ग्रोथ से बीमारी के वापस आने की संभावना कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। ये वजह है। और एडल्ट्स और बच्चों की बात हुई थी, बच्चों में कैंसर की क्या वजह है? अब एडल्ट्स में तो हम बहुत कुछ कैंसर के लिए बोलते हैं कि स्मोकिंग किया है तो हो गया है, या अल्कोहल किया है, या टोबैको लिया है। तो बच्चों में तो ये सब फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो अलग अलग कैंसर का अलग अलग रिस्क फैक्टर होते हैं। अगेन बच्चों के कैंसर की अगर हम ब्रेन ट्यूमर या बाकी ट्यूमर्स की बात करते हैं तो कोई बहुत डेफिनेटिव रिस्क फैक्टर है ऐसा हम नहीं बोल सकते। जेनेटिक फैक्टर्स भी क्या कंट्रीब्यूट उसी करते के हैं? ऊपर आ रही थी कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स बच्चों में जो कैंसर करते हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ सिंड्रोमिक हो सकते हैं। सिंड्रोम मतलब कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं और कैंसर उस प्रॉब्लम का एक एडिशनल पार्ट होता है। ठीक है। मैम आपने रेडियोथेरेपी की प्रोसीजर की बात करी थी, सुनने में आता है कि इस प्रोसीजर के भी बहुत से टाइप्स हैं, प्रोटॉन थेरेपी है या गामा है, इसमें क्या फ़र्क है और क्या ये अलग अलग ग्रेड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो एक तो भले ही वो गामा नाइफ है या प्रोटॉन थेरेपी है या कन्वेंशनल थेरेपी है जिसमें एक्सरेज हैं, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। सब उसी तरह से ट्यूमर के ऊपर उसी तरह से काम करेगी जैसे गामा रेज करेगी या एक्सरेज करेगी या प्रोटॉन करेगा। डिफरेंस क्या है, जो गामा रेज हैं या एक्सरेज है वो कन्वेंशनल मेथड है रेडियोथेरेपी का। उसमें क्या होता है कि जो हम ट्यूमर को हम रेडियोथेरेपी दे रहे हैं उसके आसपास भी कुछ एरिया में रेडिएशन जाता है। तो आसपास वाले हिस्से में रेडिएशन जाएगा तो ऑब्वियसली उस हिस्से में वो हिस्सा जो भी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है या उसके जो भी फंक्शन है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। जो इफेक्ट कुछ हफ्तों में हो सकता है या कुछ महीनों में हो सकता है या कुछ सालों के बाद भी हो सकता है। प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन सबसे एडवांस्ड टेक्निक है रेडिएशन की। उसका क्या एडवांटेज होता है, वो सिर्फ जो रेडियोथेरेपी है, जो रेडिएशन है, वो सिर्फ उसी हिस्से में काम करेगी जो सिर्फ ट्यूमर है वहाँ पे काम करेगी, और आसपास वाले हिस्से में बहुत ही नेग्लिजिबल डोज रेडियोथेरेपी का डोज जाएगा। तो उससे क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। पर प्रोटॉन थेरेपी का डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इंडिया में हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही सेंटर्स में प्रोटॉन थेरेपी अवेलेबल है, और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओके।
तो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये सब प्रॉब्लम्स हैं Factors, जी। प्रोटोन थेरेपी के लिए। तो मैक्सिमम पेशेंट्स का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो एक्स-रेज और गामा रेज से गामा करते रेज, हैं, ठीक है। जो हम पीजीआई चंडीगढ़ में भी हम करते हैं। तो सारे तरह के रेडिएशन सभी ट्यूमर्स में कर सकते हैं, पर जैसे प्रोटोन है तो बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में हम साइड इफ़ेक्ट्स के लिए ज़्यादा वरीड होंगे कि बच्चों को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आगे उनको स्कूल जाना है, काम करना है सब, तो वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटोन थेरेपी एक तो पीडियाट्रिक पेशेंट्स में बहुत यूज़फुल होती है, और अगर हमारा सपोज अगर कोई ट्यूमर ऐसा है जो आई के पास में है या और बहुत क्रिटिकल ऑर्गन के पास है जिसको हम बिल्कुल हार्म नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे वाले ट्यूमर्स के लिए प्रोटोन थेरेपी काफ़ी यूज़फुल होती तो ये है। जो गामा नाइफ है मैम, ये गामा रेज से एसोसिएटेड है? हाँ, जो अभी मैं बात कर रही हूँ वो गामा रेज की बात कर रही ठीक हूँ। है। गामा नाइफ बेसिकली एक मशीन है। ओके। सो नाइफ इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें कोई नाइफ होता नहीं है, कोई सर्जरी नहीं होता है, हाँ। ये भी रेडिएशन ही होता है जी। लेकिन इसका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होता है। प्रिसीजन ज़्यादा होता है मतलब जैसे हम अभी प्रोटोन के लिए बात कर रहे थे कि रेडियोथेरेपी, मैक्सिमम रेडियोथेरेपी जो हमारा टारगेट है या ट्यूमर है वहीं पे लगेगी, आसपास वाले हिस्से में कम लगेगी। लेकिन गामा नाइफ सिर्फ ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स में यूज़ करी जा सकती है, बाकी हिस्से में नहीं कर सकती। और गामा नाइफ में जो हम ट्यूमर्स ट्रीट करते हैं उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि ट्यूमर छोटा होना चाहिए। तो अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो फिर गामा नाइफ से ट्रीट करना उसको मुश्किल होता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन कॉल के थ्रू। जी, हेलो। जी मैम, मैं सुनील बोल रहा हूँ यमुनानगर से। सुनील जी यमुनानगर से। सुनील जी, आपको हमारे आज के टॉपिक का पता है? इट इज़ हाँ अबाउट जी, हाँ ब्रेन जी, कैंसर एंड जी, रेडियोथेरेपी। जी। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपका सवाल सुन रहे हैं। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि रेडियोथेरेपी जब हो रही होती है तो उस दौरान हमारी डाइट और हमारे जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए? जी मैम। तो आप अपना बिल्कुल नॉर्मल डाइट फॉलो कर सकते हैं। हेल्दी डाइट आपको लेना है, प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना है, शुगर, डेयरी आप सब ले सकते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में आपको लेना है। फ्राइड फूड अवॉइड करना है, पर वंस इन ए वाइल आप वो भी ले सकते हैं, कभी कभी आप वो भी ले सकते हैं। पर इन जनरल अगर हम बात करें तो फ्राइड चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें इसलिए भी अवॉइड करनी है क्योंकि रेडियोथेरेपी के साथ कभी कभी कीमोथेरेपी भी दिया जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो उस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी है। बाकी आप अपना जितना भी आपका फिज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वो सब आपको करना है। जी सुनील जी, जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी। स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। मैम, रेडियोथेरेपी की जब बात होती है और ब्रेन कैंसर की जब बात होती है तो कुछ मिथ्स हैं लोगों के मन में, वो आप ही बता सकते हैं कि वो मिथ है या रियलिटी है। एक अक्सर लोगों के मन में ये भ्रांति है कि ब्रेन कैंसर तो मतलब बचने की उम्मीद कम है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन कैंसर अगर हो गया है तो वो एक डेथ सेंटेंस है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग टाइप होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, ग्रेड्स होती हैं बेसिकली, लो ग्रेड, हाई ग्रेड। लो ग्रेड अगर ट्यूमर्स की बात करें तो बहुत सारे लो ग्रेड के ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी के बाद या अगर उसके बाद रेडिएशन की ज़रूरत है तो वो करने के बाद इवन 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी लोग ठीक ठाक रहते हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी कुछ एक ट्यूमर्स में। हाई ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो हाई ग्रेड प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि हाई ग्रेड है, बीमारी के वापस आने की संभावना उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है ट्रीटमेंट के बाद भी। पर अगर ठीक से इलाज लिया जाए, टाइम से इलाज लिया जाए, जैसे आपको डॉक्टर ने बताया है, सर्जरी किया है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, जो भी बीमारी के हिसाब से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो लिया जाए, तो काफ़ी समय तक मरीज ठीक ठाक अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता है। थैंक यू मैम। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वीडियो बाइट के थ्रू, आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। जी, किसी पेशेंट की आप रेडियोथेरेपी करते हैं तो उसके बाद में दोबारा से वो जीवन की मुख्य धारा में आने के लिए क्या करे, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली रूप से बहुत ही बैक जा चुका होता है। तो ऐसी स्टेज में उसे क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन सवाल है कि रेडियोथेरेपी के बाद जो पेशेंट्स हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं।
जी बिल्कुल, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिसिंग होता है कैंसर के डायग्नोसिस के बाद या कैंसर के इलाज के बाद, क्योंकि जो कैंसर इटसेल्फ या उसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस आने के लिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉर्मल दिनचर्या में वापस नहीं आ सकते। कभी कभी कुछ मरीजों को काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर मोटिवेशन बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए आपस में। ये बहुत एक ये रहता है कि मरीजों से बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती है, बताया नहीं जाता है, डिस्कस नहीं किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है उनको और आगे क्या ट्रीटमेंट होगा या साइड इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि एक ये वो होता है कि मरीज़ को बताएंगे तो मरीज़ कैसे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से फैमिली मेम्बर्स को पेशेंट्स के साथ बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और टाइम लग सकता है, मगर अपना जो पुराने वाली दिनचर्या में ज़रूर पेशेंट आ सकते हैं पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाने के बाद में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैम आपने बात कही कि सिर्फ कैंसर पेशेंट को नहीं, उनके आसपास के लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उनका मोराल अप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। मैम, आयुष्मान भारत जो स्कीम है बहुत ही बेनिफिशियल हेल्थ स्कीम है। क्या ये बीमारी या इस बीमारी का उपचार या ट्रीटमेंट इसके अंडर कवर होता है किसी तरह से? रेडियोथेरेपी मैक्सिमम जो इंडिकेशन है, ब्रेन के अलावा अगर और भी किसी हिस्से में ट्यूमर है, रेडियोथेरेपी करना है तो आयुष्मान भारत में कवर होता है जी। कीमोथेरेपी भी, बहुत सारी कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं जो आयुष्मान भारत में अवेलेबल हो जाती हैं, तो मरीज़ को कुछ पे करना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जो आयुष्मान भारत में अवेलेबल नहीं होती हैं। बट मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन कैंसर में जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो काफ़ी सारी दवाइयों के ऑप्शंस हमारे पास आयुष्मान भारत स्कीम में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मैम मेरा लास्ट सवाल है आपसे, ये मिथ है या रियलिटी आप क्लियर कर सकते हैं। एक लोगों को लगता है कि जो रेडियोथेरेपी है बहुत दर्दनाक प्रोसीजर है और इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही कॉस्टली है। तो एक तो रेडियोथेरेपी बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ जो भी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट है सबका सीटी स्कैन, एमआरआई ज़रूर हुआ होगा, तो उसी तरह की एक मशीन होती है। जैसे सीटी स्कैन का मशीन होता है, सीटी स्कैन की मशीन होती है, उसी तरह की मशीन होती है रेडियोथेरेपी की मशीन। सिर्फ अलग तरह की रेज निकलती हैं, सीटी से अलग निकलती हैं, रेडियोथेरेपी वाली मशीन से अलग तरह की रेज निकलती है। तो वैसे ही मशीन पे जैसे सीटी के लिए लेटते हैं, इस ट्रीटमेंट के लिए भी सीटी वाली मशीन पे वैसे ही लेटना होता है। बस फ़र्क इतना ही है कि सीटी एक बार करा के वो काम ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे हर रोज़ आना होगा, हर रोज़ लेटना होगा, हफ्ते में 5 दिन, 5 से 6 हफ्ता। तो पेनफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस जैसे मैंने बताया कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, फटीग, थोड़ा बहुत हेडेक, वॉमिटिंग और बाल चले जाना। बाल, पूरे बाल नहीं जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि रेडियोथेरेपी सिर्फ लोकल उसी हिस्से में काम करती है। ठीक है, तो वो पैची हेयर लॉस ज़्यादा कॉमन होता है। तो रीग्रोथ होता है? रीग्रोथ होता है, टाइम लगता है पर रीग्रोथ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की और बहुत सी भ्रांतियां भी दूर की, बहुत से मिथ्स भी दूर करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए ये लाभदायी रहेंगे। तो दर्शकों, ब्रेन कैंसर कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि सही समय पे सही उपचार लिया जाए तो बहुत सी संभावनाओं से बचा जा सकता है। स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए। जाते जाते मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हमारे व्हाट्सएप नंबर लॉन्च हुआ है 9417242224, जिस पे कॉल करके, वीडियो मैसेज करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे सभी प्रोग्राम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है वेव्स। यदि आपके कोई सुझाव हैं आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।